तरह से समझ सकें। आज हम सेल्स के हवाले से बात करेंगे और सेल्स में जो स्ट्रैटेजिक जो कुछ समझ लें जो मैनेजमेंट होती है, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है सेल्स के हवाले से, उसको हम थोड़ा-सा समझेंगे। इसमें हम ख़ास तौर पे आज उन अप्रोचेज़ की बात करेंगे, उन टेक्नीक्स की और मेथड्स की बात करेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने अपने बिज़नेस की सेल्स को ग्रो करने के लिए, चाहे आपका बिज़नेस प्रोडक्ट बिज़नेस हो या सर्विस बिज़नेस हो। ठीक है? तो ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक गाइडलाइन है जो कि हर तरह के बिज़नेस के साथ फ़ॉलो हो सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स में जो बड़े चैलेंजेज़ होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत दफ़ा बिज़नेस को चैलेंजेस फेस होते हैं जैसा कि आपको कोई एनवायरनमेंटल कोई इफ़ेक्ट आ गया, तो वो एक चैलेंज है अपने आप में बहुत बड़ा, जिसकी वजह से सेल्स डिक्लाइन की तरफ जाती हैं। बहुत दफ़ा बिज़नेस में इंटरनल चेंजेस की वजह से बाज़ दफ़ा सेल्स जो हैं वो डिक्लाइन में चली जाती हैं। कोई सिस्टम के अंदर कोई एरर आ गया या फिर कोई सिस्टम के अंदर या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया जिसकी वजह से लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते और फिर लोग सिस्टम के साथ अलाइन नहीं हो पाते और इसकी वजह से सेल्स अफ़ेक्ट होती हैं। बाज़ दफ़ा हमारी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से भी सेल्स डिक्लाइन में चली जाती हैं। तो हम आज उन अप्रोचेज़ की बात करें जो कि आप जिन पे आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिनको आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपको किसी एक्सटर्नल रिसोर्स की, एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप से आप उसको कर पाएँगे। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि वो अप्रोचेज़ हैं क्या? देखें, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास कुछ ऐसी अप्रोचेज़ होती हैं जिस पे आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप फ़ौरन से आप कर पाते हैं, जिनको करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए होती है। तो इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ पहले। हर इंसान के पास 2 ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसके ऊपर वो सोचता है, जिसके ऊपर वो काम करने की कोशिश करता है, जिन पे वो अमल करता है या जिनके लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो सबसे पहला एक जो सर्कल होता है, एक ऐसा एरिया जिसको हम कहते हैं दायरा-ए-तशवीश या सर्कल ऑफ कंसर्न जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये वो एरियाज़ होते हैं, ये वो पार्ट्स होते हैं ज़िंदगी के जो कि अपनी जगह पर होते हैं और उस पे आपका कोई बहुत ज़्यादा इख्तियार नहीं होता। उसमें आप कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं दायरा-ए-तशवीश। अब बेशतर लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने दायरे-तशवीश के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से ना वो ग्रो कर पाते हैं, बल्कि ज़्यादातर वक़्त वो स्ट्रेस की कैफ़ियत में रहते हैं क्योंकि ये वो एरियाज़ होते हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब आप उसके ऊपर सोचते हैं, तो आपको एक स्ट्रेस की जो है वो कैफ़ियत से गुज़रना पड़ता है। आप परेशान होते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप प्रेशर फ़ील होता है, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ उसके अंदर कर नहीं सकते या आपका कोई बहुत बड़ा रोल आप प्ले नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आपके पास जो दूसरा एरिया आता है, जो कि इसी तशवीश के दायरे के अंदर एक और दायरा होता है, जिसको हम कहते हैं दायरा-ए-इख्तियार। अब दायरा-ए-इख्तियार क्या है? दायरा-ए-इख्तियार वो एरियाज़ हैं ज़िंदगी के जिसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर पाते हैं या आप थोड़ी-थोड़ी तब्दीली के ज़रिए आप उसके अंदर कोई बेहतर जो है वो नताइज आप हासिल कर सकते हैं या अ, अपने दायरा-ए-इख्तियार को बढ़ाकर आप अपने दायरे-तशवीश को आप कम कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आप अपने दायरे-इख्तियार को जैसे-जैसे बढ़ाते जाएँगे, ऐसे-ऐसे आपका जो दायरा-ए-तशवीश है वो भी कम होता जाएगा। तो एक एक अच्छे एक ज़िम्मेदार शख्स को अपने दायरे-इख्तियार पे काम करने की ज़रूरत होती है कि हम कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम अपना इख्तियार रखते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। तो उनको करके आप फौरी तौर पे अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ला सकते हैं और इन अ लॉन्ग रन आप अपने दायरा-ए-तशवीश को भी किसी हद तक आप उसको श्रिंक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सेल्स में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी सेल को अफ़ेक्ट करते हैं नेगेटिवली और आपकी सेल डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। अब इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये तो फिर सभी के साथ है। एक्सटर्नल फैक्टर जो है, वो सभी के साथ है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स वो कौन-कौन से हैं जिसके ऊपर हम अम, शुरू से हम काम कर सकते हैं और उसपे फ़ौरन हम कोई ना कोई हम अमल कर सकते हैं और उसको हम चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर हम कोई ना कोई एफ़र्ट करके अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। इस वक़्त की सिचुएशन को समझते हुए 2
चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि आपके कस्टमर की मौजूदगी, आपके कस्टमर का फुटफॉल, ठीक है? जो कि हमें मालूम है कि इस वक़्त हालात की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से कस्टमर का फुटफॉल पहले के मुकाबले में कम हो गया है। लेकिन इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक बिज़नेसमैन जो होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है या एक सेल्समैन जो होता है, वो हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाश करता है। वो हमेशा मौकों को तलाश करता है और मौकों को मटेरियलाइज़ करने की कोशिश करता है। तो अब आपके पास 2 मौके ऐसे हैं जिस पर आप फौरी तौर पे काम कर सकते हैं। अब एज़ अ बिज़नेस जब आप उसको देखते हैं तो आपके लिए दोनों मौके इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं अम, क्योंकि बिज़नेस 360 डायमेंशन के अंदर रोटेट करता है, 360 डायमेंशन के अंदर ऑपरेट करता है और उसको हर वो अपॉर्च्युनिटी लेनी चाहिए जो कि बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली जो अपॉर्च्युनिटी है वो ये है कि आप नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं इस टाइम के ऊपर। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ रिटेल बिज़नेस की, तो रिटेल बिज़नेस में कस्टमर्स का जो जो चर्न होता है, चर्न रेट कहते हैं कि कस्टमर्स आपसे कितना जल्दी छोड़कर जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रिटेल बिज़नेस में आपके पास कॉम्पिटिशन भी इतना ही होता है। अब एक इसके बरक्स अगर बात करें मोनोपोली की, कोई एक ऐसा बिज़नेस है कि कोई एक ऐसी प्रोडक्ट वो सेल करता है जो कि दूसरे कोई बिज़नेस नहीं करते या दूसरे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स उनकी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं हैं या ऐसी कोई सर्विस उनकी तरह की सिमिलर सर्विस नहीं है। तो वहाँ तो मुमकिन है कि कस्टमर लॉन्ग टर्म तक उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, उस पर्टिकुलर बिज़नेस के साथ इंटैक्ट रहेगा। लेकिन जब हम रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल में यहाँ पे पिक्चर ज़रा मुख्तलिफ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे प्राइस के अंदर भी कॉम्पिटिशन है, क्वालिटी में भी कॉम्पिटिशन होता है और बेतहाशा और चीज़ें होती हैं, जैसे सर्विस है, सर्विस के अंदर भी कॉम्पिटिशन होता है। तो कस्टमर फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं होता। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कस्टमर लॉयल नहीं होता, कस्टमर को आप लॉयल अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको लॉयल बनाना कदरे चैलेंजिंग होता है, कदरे मुश्किल होता है बनिस्बत उन बिज़नेस के जो कि जिनकी मोनोपोली होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप नए कस्टमर्स को कैसे ग्रो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि नए कस्टमर्स को आप अपने बिज़नेस में लाने के लिए आप एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और बेतहाशा ऐसे टूल्स हैं जिनके जिनके ज़रिए आप अपनी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मार्केट में अवेयरनेस जब जाती है तो कस्टमर्स को या जो मार्केट का जो सेगमेंट है, उसको आपके बारे में पता लगता है और जब वो आपको देखते हैं, कॉन्स्टेंटली देखते हैं, तो एक वक़्त आप उनकी अटेंशन सीक करते हैं। तो जब अटेंशन सीक करते हैं, तो वो अटेंशन के थ्रू आपको अपना अपना टाइम देते हैं, आपको अपने वक़्त में से वक़्त निकाल कर आपके पास आते हैं और इसको हम फिर लीड कहते हैं। ये लीड जो होती है, ये फिर कन्वर्ट होती है। बिज़नेस के अंदर जिसको आप सेल कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह आपको बिज़नेस मिलता है। ठीक है? बिज़नेस की ज़ुबान में इसको कस्टमर एक्विज़िशन भी बोलते हैं। फ़र्ज़ कर लें, आपने मार्केटिंग के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किए और आपके उस 1 लाख रुपए खर्च करने की वजह से 10 लाख लोगों ने आपकी उस एड को या आपकी उस मार्केटिंग को या आपकी उस बैनर को या आपके उस बिलबोर्ड को देखा और 10 लाख लोगों में से 1 लाख जो लोग थे, वो आपके बिज़नेस में लीड बनकर आए, ठीक है? लीड क्या होती हैं? लीड वो लोग होते हैं जो विज़िटर्स होते हैं, जो कि देखना चाह रहे होते हैं। ये शायद आपकी वेबसाइट के ऊपर जो विज़िटर्स होते हैं, उनको कह लें या आपके स्टोर के ऊपर जो रिटेल के अंदर आते हैं, वो कह लें। ये भी लीड्स हैं, ठीक है? तो ये विज़िटर्स आपके पास जब आते हैं, तो फिर आप उनको कन्वर्ट करते हैं। अब ये कन्वर्जन जो होती है ना, ये एक बड़ी एक टेक्निकल एक मेथड है या एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसको देखना पड़ेगा और जिसके कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले जब आपके पास कोई नया कस्टमर आता है तो रिसर्च ये बताती है कि उसको कन्वर्ट करना आपके एग्ज़िस्टिंग कस्टमर के मुकाबले में थोड़ा मुख्तलिफ होता है या थोड़ा मुश्किल होता है। और वो क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो आपके साथ एक तो नंबर 1 भरोसे का रिश्ता अ, उसका अभी कायम नहीं हुआ क्योंकि वो सबसे पहले एक तो नंबर 1 पहली मर्तबा आया है और दूसरी बात ये है कि आपको अभी वो जानता नहीं है, उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं या आपके लिए कोई चीज़ स्ट्रेंज होती है, नहीं होती है, तो आप भी स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। और जब आपका कोई तजुर्बा हो जाता है, किसी शख्स को आप जानते हैं, तो फिर आपका उसके साथ एक कैज़ुअल रिलेशनशिप होता है। फिर आगे बढ़कर जैसे जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है,
उस हिसाब से फिर आप अपने दोस्ती वाला एक रिलेशनशिप आप उसके साथ बिल्ड करते हैं। इसी तरह बिज़नेस का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप होता है। तो जब आपके नए कस्टमर्स आते हैं तो उनको कन्वर्ट करना या उनको कोई चीज़ सेल करना, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट कंपेयर्ड टू योर एक्जिस्टिंग कस्टमर्स। और इसीलिए यहाँ पे मैं एक रिसर्च में आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक्जिस्टिंग कस्टमर्स जो होते हैं वो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि एक्जिस्टिंग कस्टमर्स में से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तो नंबर 1 उनको कन्वर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। वो आपके साथ बाइंग करते हैं, आपके पास आते हैं, अपना वक़्त देते हैं, आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप है और वो आपसे खरीदते रहते हैं। लिहाज़ा आपको हर बार ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्टफुल रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ड हो चुका हुआ है। अब आपको सिर्फ़ ज़रूरत है उनको एजुकेट करने की, उनको अलाइन करने की, उनको अपने प्रोडक्ट्स बताने की, उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर, अच्छा एटीट्यूड रखने की और सर्विस में कोई किसी भी किस्म की कमी ना लाने की। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रिसर्च बताती है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 5% अपने अगर आप एक्जिस्टिंग कस्टमर्स को कन्वर्ट कर पाते हैं या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको अगर रिटेन कर पाते हैं, रिटेन का मतलब है कि 100 लोग अगर आपके पास आपके एक्जिस्टिंग पूल में से तो सिर्फ़ 5% से मुराद ये कि 5% ऐसे कस्टमर्स को आप रिटेन कर पा रहे हैं, बार-बार बुला पा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बिज़नेस की जो सेल्स हैं, वो 25 से लेके 75% तक आप ग्रो कर सकते हैं क्योंकि रिलेशनशिप जैसे-जैसे मज़बूत होता जाता है, कस्टमर का ट्रस्ट वैसे-वैसे बढ़ता जाता है और कस्टमर आपके साथ उसी तरह से बाइंग भी करता है। और इसमें एक और पहलू है देखने के लिए कि आपका जो ट्रस्टफुल रिलेशनशिप जिसके साथ बिल्ड हुआ हुआ है, वो यकीनन अपने अलावा बहुत सारे और लोगों को भी जाकर बताता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है और एक रिसर्च ये भी कहती है कि आपका जो सैटिस्फाइड कस्टमर होता है, वो आपके लिए आपकी माउथ मार्केटिंग करता है, आपके लिए आपका एक स्पोक्स पर्सन होता है और बहुत सारे लोगों को जाकर आपकी सर्विसेज़ के बारे में बताता है और रिसर्च बताती है कि तकरीबन 10 से 12 लोगों को जाके वो औसतन बताता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 से 12 लोग आपके पास मुमकिन है कि आने वाले वक़्तों में कस्टमर्स बन जाएँ या कस्टमर्स बनकर आपके पास आएँ। तो ये अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन साथ ही साथ नए लोगों को भी जैसे कि हमें पता है कि रिटेल में कस्टमर्स का चर्न ज़्यादा होता है, कस्टमर्स बहुत जल्दी अ, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं और फिर आपके कंपैटिटर के पास चले जाते हैं। तो इसी के साथ-साथ आपको नए कस्टमर्स को भी फ़नल में डालना ज़रूरी होता है ताकि ये एक साइकिल चलता रहे। लेकिन एक रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर को सैटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को अपना लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए, उसको बार-बार बुलाने के लिए और उसको बेहतरीन सर्विस देने के लिए और इसी तरह उसकी जीत होती है। सो अब आइए चलिए बात करते हैं कि वो क्या 2 अप्रोचेज़ हैं। तो पहली अप्रोच तो हमने देख ली कि आपने नए कस्टमर्स को ऐड करते जाना है क्योंकि हमें मालूम है कि पुराने कस्टमर्स बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। या जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आपके पास फिर नहीं आ रहे। तो ये एक तो नंबर 1 ये कि आप नए कस्टमर्स को बुला के अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो मार्केटिंग का एरिया हो गया कि वो मार्केटिंग एडवर्टाइज़िंग करेंगे तो आपके पास नए कस्टमर्स आएँगे। दूसरा एरिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे बहुत दफ़ा इसको अवॉइड भी करते हैं लोग। लेकिन ये बहुत ईज़ी वे में हो जाता है और इसको करने में कोई कॉस्ट नहीं लगती। इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट कि आप अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो ये क्या है? इसको समझते हैं कि आप अपने एक्जिस्टिंग पूल ऑफ कस्टमर को 2 तरीकों से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। एक तो नंबर 1 ये कि अपनी रिटेंशन को बढ़ाएँ, अपने रिटेंशन को इम्प्रूव करें। कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको ज़ाहिर-सी बात है उनको मुख्तलिफ टूल्स हैं, जैसे एक लॉयल्टी कार्ड का टूल होता है। लॉयल्टी कार्ड के थ्रू कस्टमर्स आपके पास रिटेन होते हैं। फिर सर्विस के ज़रिए, क्वालिटी के ज़रिए और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं छोटी-बड़ी, जिसके ज़रिए आप रिटेंशन को बढ़ाते हैं। अच्छा, रिटेंशन एक तरीके कार है। दूसरा ये कि अब आपके पास कस्टमर आ गया, ठीक है? और फ़र्ज़ कर लें आपका टारगेट था 1 मिलियन का टारगेट था 1 दिन का और अब आपको वो 1 मिलियन का टारगेट अचीव करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर्स को जितना वो लेना चाहते हैं, वो उनको आप दें और उनको सारी प्रोडक्ट्स और आप अपनी सर्विसेज़ उनको ऑफ़र करें। दूसरा तरीका ये है कि आप उनको क्रॉस सेल करने की कोशिश करें। क्रॉस सेल का मतलब ये है कि आप जब अपने कस्टमर को जानते हैं और जब आपको ये मालूम है कि वो क्या खरीद रहा है, तो अब आप उसके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप उनको बेचने की कोशिश करें जो कि उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पहले प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बन के जाते हैं
और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को अगर आम लफ्जों में या आसान लफ्जों में अगर समझा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि पहले प्रोडक्ट के साथ अटैच होकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी कई सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बर्गर अगर आप ले रहे हैं तो बर्गर के साथ ड्रिंक जा सकती है, उसके साथ में फ्राइज जा सकती हैं। अगर कोई शख्स शर्ट ले रहा है तो शर्ट के साथ पैंट जा सकती है, और पैंट ले रहे हैं तो पैंट के साथ बॉटम के साथ शर्ट जा सकती है, और इसी तरह अनस्टिच के साथ स्टिच और स्टिच के साथ अनस्टिच, और बेतहाशा ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आप बना सकते हैं। अपसेलिंग की बात करते हैं तो अपसेलिंग एक दूसरी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप क्या करते हैं, आप उनको एक हायर वैल्यू वाला प्रोडक्ट आप सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको करने के लिए यकीनी तौर पे आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर की नीड को आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर किस पर्पस के लिए कोई चीज़ बाय कर रहा है। अगर वो आपके पास है तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके पास वो क्यों आया है और आपसे वो कौन सी चीज़ बाय करना चाहता है, और उसके पीछे अंडरलाइंग रीज़न क्या है उस चीज़ को बाय करने का। ये हो जाती है कस्टमर की नीड की एनालिसिस, कि आप उसको समझें, उसकी नीड एनालिसिस करें। अच्छा, ये आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल करने की बात कर ली, और इसके अंदर हमने 2 अप्रोचेस डिस्कस कर ली कि जिसको करके आप अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी ही अप्रोच में एक और तरीकाकार है, और वो क्या है कि अगर आप क्रॉस सेल नहीं करना चाहते या आप अपसेल नहीं करना चाहते या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उतनी ही चीज़ें बेचना चाहते हैं जितना कस्टमर्स आपसे माँग रहे हैं या कस्टमर्स सीक कर रहे हैं, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप कोशिश करके अपने जो कन्वर्जन है, रिटेल का जो कन्वर्जन है, उसको आप बढ़ाने की कोशिश करें। रिटेल का कन्वर्जन कैसे बढ़ता है? हमें मालूम है कि रिटेल में बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, लेकिन उनमें से एक सेलेक्टेड चंक जो है वो आपसे कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपके पास से कोई कस्टमर बगैर कुछ बाय किए हुए ना जाए, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब कोई आता है तो उसके पीछे रीज़न बाइंग होती है, या एटलीस्ट अगर कोई विज़िट करने भी आया है तो आप उनको उनको ऑफ़र करें कि आइए सर, मैं आपको अपने स्टोर की तरफ आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ, आपको एक-एक डिपार्टमेंट में दिखाता हूँ। आइए सर, मैं आपको न्यू अराइवल वाली चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये कुछ अप्रोचेज़ हैं जो कि आप यूज़ करते हैं कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए। कन्वर्जन का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ विज़िटर्स आपके पास आए और कितने लोगों ने आपसे बाइंग की। तो जैसे आप उन नंबर्स को इम्प्रूव करते जाते हैं तो आपका कन्वर्जन बढ़ता जाता है, और आपके पास एक मौका बन के आता है कि आप अपनी सेल्स को ग्रो कर पाएँ। तो गाइज़, इस वीडियो के अंदर हमने किसी हद तक ये समझा है कि किस तरह आप अपने सेल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं, और ये स्ट्रैटेजिक लेवल के ऊपर आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सेल्स की इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आपके पास आपके स्टोर के नंबर्स आते हैं, जिसको देख के आप सबसे पहले स्टोर लेवल के ऊपर ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका स्टोर इस वक़्त कितनी अचीवमेंट के ऊपर है, कितने आपकी कन्वर्जन कितनी है, और आप ये फुटफॉल काउंटर्स से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आपकी कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेज़ रोज़ाना बनती है और कितने लोग विज़िट करते हैं, तो उससे आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, और किसी हद तक आप इसके अंदर एफ़र्ट करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। फिर आपके पास डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सेलिंग की इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर आप ये आइडेंटिफ़ाई कर रहे होते हैं कि आपकी कौन से डिपार्टमेंट से कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ताकि आप क्रॉस सेल करने की कोशिश करें। फिर आप ये देखें कि आपके कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होंगे, वो बारकोड जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के बारकोड्स हैं, वो कितना सेल होते हैं और दूसरों के मुकाबले में वो कितनी है। और फिर आप ये भी देखें कि आपके पास ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपके पास आ रहे हैं, तो उनको आप मटीरियलाइज़ करें, कोशिश करें, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस अचीव करने की कोशिश करें, सो दैट आप अपने गोल को आप अचीव कर पाएँ। एंड में यहाँ कंक्लूड करते हुए मैं आपको सिर्फ़ छोटी-सी मैं मिसाल दूँगा कि ये ऐसे 3-4 एरियाज़ हैं, जिनके अंदर थोड़ी-थोड़ी एफ़र्ट करके सिर्फ़ 10-10% एफ़र्ट करके कि आप क्रॉस सेलिंग की 10% एफ़र्ट कर लें, आप अपसेलिंग की 10% एफ़र्ट कर लें, आप कन्वर्जन में 10% एफ़र्ट कर लें, और थोड़ी बहुत आप अपनी ग्रिप इम्प्रूव करें अपने नंबर्स के ऊपर, कि नंबर्स क्या चल रहे हैं और मैं कैसे इनको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ़ 30-40% मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो है वो इंडिपेंडेंटली एफ़र्ट करके आप अपनी बिज़नेस को आप किसी हद तक आप बढ़ा सकते हैं, और टारगेट्स को अचीव करना फिर आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह उनका आंसर दूँ, और इसको हम फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे इन डेप्थ जाके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी,
और आपको आपकी सेल्स में इंक्रीज़ करने के लिए, आपको आपको ग्रो करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के अंदर। जब तक अपना ख़्याल रखिएगा, इन टेक्निक्स को ज़रूर फ़ॉलो भी कीजिएगा, इनको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी कि आपने किस तरह से अपनी सेल्स को आपने इम्प्रूव करने में कोई एफ़र्ट किया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।